हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भोजपुरिया गुरुजी। हम इस चैनल पे यानी भोजपुरिया गुरुजी चैनल पे 10th का जो एसएसटी है पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो या और कोई भी। ठीक है, मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि 100% पूरा का पूरा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, तथा आपदा प्रबंधन पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। और हर साल सबसे ज्यादा आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी इतिहास और भूगोल को लेकर चला जाए और एक एक करके, यानी हम हिस्ट्री को उठाएंगे, इतिहास को उठाएंगे और पूरा इतिहास को पढ़ाने के बाद हम फिर ज्योग्राफी की बुक को उठाएंगे और ज्योग्राफी के बाद अर्थशास्त्र, फिर हम लोग देखेंगे राजनीतिक शास्त्र और फिर आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो मैं आप लोग से पहले बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे भोजपुरिया गुरुजी चैनल पे हम लोग पूरा 10th का एसएसटी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। इसका हम पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको कहीं जाने होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अगर इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में आपका पहला चैप्टर आता है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप क्या है पहले इसके बारे में आप लोग जानते हैं? यूरोप कहाँ है? आखिर यूरोप एक देश है कि महादेश है, आखिर है क्या? तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरे विश्व में हम लोग जानते हैं कि 7 महादेश हैं। ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका महादेश। ठीक है, ये जो आपका दिखाई देगा ये आपका हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश। ठीक है, और ये आपका पड़ता है अफ्रीकी महादेश। लगभग इसी तरह का मैप है, वर्ल्ड मैप। ये आपका हो गया क्या? अफ्रीका महादेश। ठीक है, और यही छोटा छोटा भागों में, छोटे छोटे भागों में ये बहुत सारे देश हैं। यूरोपीय कंट्री स्पेन है, पुर्तगाल है। हाँ, आपका ये जो पड़ता है भाग, ये है आपका यूरोप महादेश। ठीक है, तो हमें यूरोप के बारे में पढ़ना है। आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ये आपका अफ्रीका। फिर आपको ये जो भाग दिखाई देगा लगभग में, ये आपका हो जाएगा संपूर्ण रूप से एशिया महादेश। मान लीजिए ये आपका एशिया महादेश है। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है? यूरोप में राष्ट्रवाद, इस महादेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपका एशिया होगा, मान लीजिए एशिया। और इसके नीचे आपका देखिएगा, ये आपका जो छोटा सा भाग दिखाई देगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश हो गया। ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो हम देख सकते हैं विश्व में कितने महादेश हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक आपका अंटार्कटिका महादेश है। अंटार्कटिका महादेश। ठीक है, ये तो महादेश हो गए। लेकिन पढ़ना क्या है? कह रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप कहाँ है? देखिए, तो ये तो उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। तो सबको हम मिटा दें, बस ये दिखाना चाहते हैं कि यूरोप पूरे विश्व में कितने महादेश हैं? 7 महादेश है। और किन महादेश के बारे में पढ़ना है हमें? तो हमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप के बारे में पढ़ना है। यूरोप के वो कौन कौन से देश है जहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जो है सबसे पहले प्रफुल्लित हुई, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए
यूरोप में राष्ट्रवाद को देखने से पहले ये जानना आवश्यक है कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। यूरोप तो हम लोगों ने देख लिया कि यूरोप कहाँ है, यूरोप एक महादेश है, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार उत्पन्न हो रही है, इसको देखना है आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्र, देखिए राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद मतलब स्पष्ट रूप से हो जाएगा राष्ट्र के प्रति प्रेम, वाद मतलब बात विचार, ठीक है। राष्ट्र के प्रति प्रेम या राष्ट्र के प्रति एकता की भावना, राष्ट्र के प्रति डायरेक्ट लिख सकते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम को ही क्या कहा जाएगा, राष्ट्रवाद कहा जाएगा, ये बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। या इसको अगर हम किताबी भाषा में बोलें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, या राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक, ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। राष्ट्रवाद क्या है जी, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होती है, एकता की वाहक होती है, ठीक है। जनरली हम इसको बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को बहुत दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर हमें ये यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उस पर गौर करूंगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होती है, इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, ठीक है। या एक और परिभाषा अथवा में हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, अथवा राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी भावना है जो किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता बनाए रखती है, एकता बनाए रखती है, एकता बनाए रखती है, उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा हो, कुछ है नहीं बाबू, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास यहाँ पे बोल सकते हैं, जो किसी खास भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक, 3 शब्द याद रखना है इसमें, भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक। जैसे भौगोलिक मतलब क्या, यूरोप का मान लीजिए एक भौगोलिक रूप है ना जी, ठीक है। ये हटा दीजिए यूरोप को, हम डायरेक्ट ले रहे हैं भारत के बारे में, भारत के प्रति राष्ट्रवाद। जैसे मान लीजिए आपका ये जो है थोड़ा सा निर्भर हो रहा है, मान लीजिए आपका भारत है, तो ये क्या है आपका भारत है, तो कह रहा है कि भौगोलिक, तो भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है, देख सकते हैं ना, ये सब सीमा हो गया, क्या है ये, एक सीमा हो गया, भारत का एक भौगोलिक। फिर कह रहा है भौगोलिक मतलब भौगोलिक क्षेत्र यानी भूखंड, ठीक है, तो भारत का एक खास भूखंड है ना जी। फिर कह रहा है कि संस्कृति, भारत की एक अलग संस्कृति है, यहाँ की खान पान रहन सहन वेशभूषा, ठीक है, बोलने की भाषा, ठीक है, हिंदी, ये सब क्या है,
एक संस्कृति है, मतलब रहन सहन खान पान वेशभूषा जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। सामाजिक, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग क्या होते हैं, मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, यही हमारी सामाजिक स्थिति है। ठीक है, तो सबका क्या होता है, एक खास इतिहास होता है। तो भारत का यही है कि भारत का एक क्या है, भूखंड है। भारत क्या है, भौगोलिक मतलब एक भूखंड, सांस्कृतिक मतलब इसका क्या होगा, कुछ पहचान होगा, कुछ अलग पहचान होगा दूसरे देशों की अपेक्षा। ठीक है, तो पहचान यही है कि भाई संस्कृति मतलब इसका खान पान दूसरे देशों की अपेक्षा अलग होगा, रहन सहन वेशभूषा में भी अलग होगा। सामाजिक स्थिति मतलब यहाँ पे किस किस समाज के लोग रहते हैं, आपस में हम लोग मिलजुल कर ही रहते हैं, अनेकता में भी एकता होती है। तो एक सब कुछ दिखाई दे रहा है भारत के अंतर्गत कि भौगोलिक स्थिति मतलब एक बॉर्डर सीमा लाइन हो गया। ठीक है, संस्कृति मतलब इसका एक खास पहचान, सामाजिक मतलब यहाँ के समाज, यहाँ के परिवेश में कैसे लोग रहते हैं, समाज की स्थिति क्या है, ये आपका हो गया। अब फिर कह रहा है कि यहाँ पे लोग जो रहते हैं उनमें एकता की वाहक होती है। ये राष्ट्र क्या होती है, लोगों में एकता की वाहक होती है। या बोल सकते हैं राष्ट्र एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक संस्कृति और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होती है। मतलब क्या, अब बताइए कि पूरे भारत में रहने वाले, चाहे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रह रहा है कोई या श्रीलंका में, आप देखिएगा काफी अंतर, यानी खान पान रहन सहन में भी अंतर होने का, यानी राष्ट्रवाद ही है। सब लोग अपने आप को भारतीय समझते हैं और यही भारतीय समझने के कारण क्या होता है कि हम लोगों में एकता बनी रहती है। और हम राष्ट्र के प्रति कोई भी ऐसा मुश्किल या कोई भी ऐसा विकट परिस्थिति आता है तो हम पूरे भारतवासी एक साथ मिलकर क्या करते हैं, उस लड़ाई को लड़ते हैं। आखिर हम अपने आप को समझते हैं तब नहीं कि भाई हम भारतीय हैं, केवल यही समझना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है, और ये राष्ट्रवाद हम सभी को पूरे देश में, चाहे वो कन्याकुमारी में कोई रहता हो तो, चाहे जम्मू कश्मीर में रहता हो, या आपका असम में रहता हो, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर गुजरात में रहता हो, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सबका वेशभूषा अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है। ठीक है, बोलचाल अलग, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन केवल राष्ट्रवाद यानी एक राष्ट्र प्रति जो भावना होती है कि हम भारतीय हैं, यही क्या करती है, हम सभी को एक धागा में पिरो करती है। यही विचारधारा, यही तो भावना, ये जो अंदर जो भावना दिखाई दे रहा है कि हम भारतीय हैं, यही तो राष्ट्रवाद है। इसका मतलब क्या, राष्ट्र के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं, बोल सकते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं। या कुछ जो मन करे इसमें से कोई भी बोल सकता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होती है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। या इस प्रकार बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता बनाए रखती है। कोई दिक्कत, जहां तक हमको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको परिभाषा याद हो गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास, 3 शब्द बोलना है, जो किसी खास भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक, क्या क्या, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बनाए रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है मालूम है ना, सोनू सिद्दीकी, ऐसे ही बोल दिए, मतलब दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रवाद, यूरोप, आप लोग देखिए यूरोप क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद कहां पर हम लोग देखेंगे, ये राष्ट्रवाद की उत्पत्ति यूरोप में हो रही है और यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, चलिए मिटा दें इसको, सब लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, अब नोट करना हो तो। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी खास भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होती है, तो सही क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद कहते हैं। शायद ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, अति लघु का। तो क्वेश्चन भी बढ़ रहा है तो क्वेश्चन लेकर आंसर भी इसको नोट कर सकता है। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए जी, नोट हो गया है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये भी मिटा दिए। अब कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, कहां पर, यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें हम देखेंगे। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति पहला चैप्टर था,
दूसरा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे फ्रांसीसी क्रांति, सॉरी पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज पढ़े होंगे। भौगोलिक खोज के बाद दूसरा अमेरिकी क्रांति और तीसरा फ्रांसीसी क्रांति। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पहला दूसरा और तीसरा चैप्टर से संबंधित है आपका क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्र। थोड़ा सा हम यहाँ से आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि जैसे भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज मतलब इसमें हम देखेंगे कि वास्को डी गामा ने किस प्रकार भारत को खोज किया 1498 ईस्वी में जलीय मार्ग द्वारा। ठीक है, जलीय मार्ग द्वारा भारत की खोज किया था 9 का पहला चैप्टर में। खोज हुआ तो खोज का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हम देखेंगे कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था 1498 ईस्वी में। फिर कोलंबस किसका खोज किया था, अमेरिका का खोज किया था 1492 ईस्वी में। तो 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज हुआ, 94 ईस्वी में। ठीक है, अमेरिका का खोज हुआ और फिर भारत का खोज हुआ। तो जो देश जिन देशों का खोज करते थे वहां पर वे अपना उपनिवेश स्थापित करना, उस देश के साथ यानी व्यापार वाणिज्य करना शुरू कर देते थे। और धीरे धीरे यही व्यापार वाणिज्य औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों में बदल गया, यानी लोगों में उपनिवेश की होड़ पैदा होने लगी औद्योगिक क्रांति हुआ। तो औद्योगिक क्रांति यूरोप में ही सबसे पहले हुआ। जहां पर औद्योगिक क्रांति क्या, पहले इसको भी समझिए। औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से न होकर मशीनों के द्वारा होता है। और जब मशीन से बनेगा बबुआ, तो देखिए लो, मशीन से जब कोनो वस्तु बनी तो बड़ा पैमाने पर बनी, माने अधिक संख्या में बनेगा। ठीक है, जब अधिक संख्या में बनेगा तो उसको बेचने के लिए आपको मार्केट की आवश्यकता होगी ना जी। अरे सामान ला की तहार दीदी चाहे मम्मी, देखिए लोग कांटा से क्या बिन लो स्वेटर, तो उसको बिनने में देखिएगा 1 सप्ताह 5 दिन 7 दिन लग जाता है। ठीक है, अब वो सोचेंगे कि हम इसको 5 रुपये में बेचें, सपोज दैट, और यूरोप से एक स्वेटर बिना हुआ आएगा जो मशीन से बिना हुआ है। वो 5 दिन में एक स्वेटर बुनी है तो 5 रुपये लेगी, और ये एक दिन में हजारों स्वेटर बुन सकती है मशीन के द्वारा। तो इनको तो मान लीजिए कि कम भी फायदा मिलेगा, लागत कम है ना जी, उसमें मजदूरी भी कम है, लागत भी कम है, मशीन द्वारा ऊपर हो रहा है तो मजदूरी कम है, लागत कम है, तो वो कम दाम बेचेंगे तो उनको चलेगा। लेकिन हमारे पास क्या है, मजदूरी भी अधिक लगा है। ठीक है, मेहनत ज्यादा की है, मजदूरी अधिक लगा है, लागत भी अधिक हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाई दाम लेंगे, थोड़ा सा उसके मूल्य में क्या कर देंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, और यही कारण होगा कि यूरोपीय जितने भी लोग आएंगे यूरोप से, आपका भारत की हम बात करें, यूरोपीय जितने भी कंपनी आई भारत में व्यापार करने, वो उन मालों को भारत में बेचना शुरू कर दिया, अपने मालों को, यानी कच्चे माल यहाँ से ले जाते थे और उससे तैयार माल जो था वो लाकर भारत में बेचना शुरू कर दिए। अब मान लीजिए कि आपको एक ही वस्तु कोई मिल रहा है 5 रुपये में, कोई मिल रहा है 10 रुपये में, तो हम तो भाई लालची हैं, 5 रुपये में जो मिलेगा उसको ले लेंगे और 10 रुपये में उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे यूरोपीय बाजार जो है विश्व के बाजारों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ साम्राज्यवादी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, हम लोग देख रहे हैं। आखिर इससे उसका क्या संबंध है। भौगोलिक खोज हुआ, भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप अमेरिका का खोज हुआ था। हम जानते हैं अमेरिका नई दुनिया का नाम जाना जाता है। जब अमेरिका का खोज हुआ तो इस पे स्पेन अपना अधिकार कर लिया था। बाद में देखेंगे कि इंग्लैंड क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, ये इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया अमेरिका। और अमेरिका खुद स्वतंत्र होने के लिए हम लोग देखेंगे कि 7 वर्षीय युद्ध चला था कनाडा में, 7 वर्षीय युद्ध कनाडा को लेकर, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध चला था। इंग्लैंड चाहता था कि हम कनाडा से क्या कर दें, फ्रांस को भगा दें। ठीक है, तो उसको भगाने में कामयाब हो गया, लेकिन इंग्लैंड फिर क्या कर लिया, कनाडा पे अपना अधिकार कर लिया। और इसी बीच अमेरिका की जनता ने क्या किया, इंग्लैंड का सहायता किया। और फिर क्या हुआ कि अमेरिका के लोग ही इंग्लैंड के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिए। अमेरिका अंतिम पढ़े होंगे, अमेरिका के लोग ही यानी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्या किया गया, आंदोलन चला। और उस समय देखिए हम देख सकते हैं कि कनाडा में जब फ्रांस का अधिकार था तो इंग्लैंड ने भगा दिया इसको। अब यही भी मौका का इंतजार कर रहा था कि हमको मौका मिलेगा तो हम भी इंग्लैंड को अमेरिका से खदेड़वा देंगे, भगा देंगे। ठीक है, तो मौका मिल गया। जैसे ही अमेरिका के लोग इंग्लैंड के विरुद्ध आंदोलन करेंगे, फ्रांस
क्या उस समय शासक कौन होगा? लुईस 16वां। लुईस 16वां क्या करेगा? लाफायते के नेतृत्व में अपनी सेना भेजेगा अमेरिका की सहायता के लिए, और अमेरिका की सहायता के लिए सेना आएगी और फ्रांस की सेना और अमेरिकी जनता दोनों मिलकर इंग्लैंड को क्या कर देंगे? पराजित कर देंगे, और इस तरह से अमेरिका क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। अब एक सब देखिए, मेरा बताने का मतलब ये नाइन्थ को हम पढ़ाने नहीं आए हैं, लेकिन मेरा बताने का मतलब यह है कि ये सब एक दूसरे से कड़ीबद्ध क्रमबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए भौगोलिक खोज हुआ तभी तो लोग जाने कि अमेरिका है, उस पर कब्जा कर दिया गया, उसको अपना उपनिवेश बना लिया गया। अब उपनिवेश के होड़ में आपस में ये सब लगा क्या करने? लड़ने, और लड़ने के परिणाम स्वरूप कोई किसी पे कब्जा कर लिया, कोई जो जितना शक्तिशाली था वो उतना अपना उपनिवेश बना लिया। ठीक है, इसी के चक्कर में इंग्लैंड और फ्रांस की दुश्मनी हो गई, और इस दुश्मनी का फायदा अमेरिका के लोग उठा लिए, क्योंकि फ्रांस अमेरिका का सहायता किया, और अमेरिका और फ्रांस दोनों मिलकर क्या कर दिया? इंग्लैंड को यहाँ से खदेड़ दिया। अब एक बताइए कि अमेरिका में भी क्या था? निरंकुश राजतंत्र था। लुईस 16वां आप जानते हैं कि लुईस 16वां एक फिजूल खर्ची था, अयोग्य शासक था, फिजूल खर्ची था। वह अपना विवाह किसके साथ किया था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट से किया था। अगर हम फ्रांस की क्रांति में आएंगे तो ये तो अमेरिकी क्रांति हो गया, मान लीजिए। 9th का ये सिलेबस है, डीप हम नहीं चल रहे, थोड़ा सा छू कर निकल रहे हैं, ये आपको समझ में ये चैप्टर आए, यूरोप में राष्ट्र समझ में आए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यूरोप में राष्ट्रवाद है, यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद स्टार्ट कर देगा भाई? ये तो जुड़ा हुआ है भौगोलिक खोज से। जब तक भौगोलिक खोज से पूरा क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मालूम चलेगा? तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर सुनिए, ठीक है? सुनिए क्या होता है भौगोलिक खोज। हम लोग देखें भौगोलिक खोज हुआ तो जो जिन देशों को खोज किया उस पर अपना उपनिवेश स्थापित किया, फिर बाद में जो जितना शक्तिशाली था वो उतना अपना उपनिवेश बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बीच दोनों में, इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध चला, ठीक है, उपनिवेश को लेकर, जिसमें फ्रांस हार गया, इंग्लैंड जीत गया। फिर जब अमेरिकी क्रांति हो रही है तो अमेरिका के लोग इंग्लैंड का विरोध कर रहे थे, फ्रांस को मौका चाहिए था और ये मौका मिल जाता है। फ्रांस का राजा कौन था उस समय? लुईस 16वां। ये क्या कर देगा कि लाफायते के नेतृत्व में अपनी सेना अमेरिकी सहायता के लिए भेज देगा। अब ये दोनों मिलकर इंग्लैंड को क्या कर देंगे? खदेड़ देंगे, और इस तरह से अमेरिका स्वतंत्र हो जाएगा। अब ये खुद लुईस 16वां निरंकुश राजतंत्र था। लुईस 16वां क्या था? निरंकुश था, फिजूल खर्ची था, ठीक है, अयोग्य था, बहुत सारी कमियां थी इसमें, ठीक है, बहुत सारी कमियां थी। और इन सबको झेल रही थी वहां की जनता, वहां के सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, बौद्धिक कारण, बहुत सारे कारण थे, जिससे वहां काफी पूरी जनता क्या थी? नाखुश थी। लाफायते के नेतृत्व में जो सेनाएं अमेरिका की को स्वतंत्र कराने के लिए आई थी, उनको लगा कि भाई हम जाकर किसको स्वतंत्र, किसकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं? दूसरे की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और खुद ही यहाँ पर गुलाम है किसी राजा का, जो किसी का बात नहीं सुनता है, जो किसी के योग्यता को नहीं पहचानता है। इसके दरबार में जो लुईस 16वां था, ये शादी किया था किससे? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी अंतोनेट, और ये भी वही थी गधी, ये भी फिजूल खर्ची थी। ये क्या करती है? जब भी इसका विवाह होता है, आती है यहाँ पर, तो अपने साथ बहुत सारे सागा संबंधियों को लेकर आती है और उच्च पद पर रख देती है, और राष्ट्र का 9% आय जो है इन्हीं लोगों पर खर्च हो जाता था। 15,000 ऐसे व्यक्ति थे जो बिना काम के वेतन लेते थे। तो अब बताइए कि इस राष्ट्र में कर्ज बढ़ेगा या कर्ज से ही लोग उभरेंगे? कर्ज तो बढ़ते चला जाएगा, और कर्ज बढ़ गया था लगभग 10 अरब लीवरे, 10 अरब लीवरे कर्ज से क्या हो गए थे? दब गए थे। बहुत सारे कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप जब लाफायते के जो सेना कहाँ गई थी? अमेरिका गई थी। जब यहाँ से लौटते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने लोगों में, यानी वहां के जनता में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने में सहायक होते हैं। राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये लोगों को जाकर बोलते हैं कि भाई देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे शासन जो है हमारी योग्यता के अनुसार हमें कोई काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जिस प्रकार अमेरिकी लोगों ने क्या किया? अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाया, उसी प्रकार हमें भी आवाज उठाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर यूं ही होगा, लाफायते के नेतृत्व जो सेना गई थी, सेना आती है फ्रांस लौटकर, तो ये अपने राजा के विरुद्ध यहाँ पर
क्या करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं और वहां पर क्रांति होगी और फ्रांस में किसका शासन आएगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एक दुकानदार था, मतलब मध्यम वर्ग का था, काफी गरीब वर्ग का था। वो क्या करेगा कि मात्र 15 महीनों के शासनकाल में 72,000 लोगों को फांसी पे चढ़ा देगा। फिर वहां पे लोकतंत्र होगा। फिर नेपोलियन क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो इस प्रकार से लगभग नेपोलियन की सत्ता होगी और नेपोलियन बोनापार्ट हम देख सकते हैं, नेपोलियन के द्वारा लगभग यानी संपूर्ण रूप से देख सकते हैं कि फ्रांस में एक उचित सत्ता कायम होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और मेरी अंतोनेट और आपका क्या नाम है, लुइस सोलामा, दोनों को फांसी पे चढ़ा देगा, क्योंकि अयोग्य थे और काफी गरीबों को सताए थे, जिसके परिणाम फिर गुस्सा में आकर यानी 1794 ईस्वी में आपको लुइस सोलामा को भी फांसी पे चढ़ा देगा। कौन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। 9th में पढ़ना था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन दल का सदस्य था, याद रखिएगा, जैकोबिन दल का सदस्य था। ठीक है, ये सैन्य शक्ति के बल पर सत्ता स्थापित किया था और लुइस सोलामा को फांसी पे चढ़ा देगा, मेरी अंतोनेट को भी मार डालेगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में जब वहां पर न्यायालय की गठन होगी तो वहां की न्यायालय क्या करती है कि अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी फांसी की सजा दे देती है। ठीक है, ये भी बेचारे मारे जाते हैं। उसके बाद वहां सत्ता किसका कायम होता है, नेपोलियन बोनापार्ट आक्रमण करेगा और नेपोलियन बोनापार्ट का वहां पर सत्ता कायम होगी। वो क्या करेगा कि लगभग जो पहले से कुरीतियां थी, कुव्यवस्था चल रहे थे, सबको दूर करने का प्रयास करेगा। लगभग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ठीक है, अब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना लगभग प्रस्फुटित हो गई थी। बाद में क्या होता है कि 1815 ईस्वी के आसपास नेपोलियन युग का अंत होता है। क्या होता है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन युग का क्या होगा, 14 में ही नेपोलियन युग क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। जब नेपोलियन युग का अंत होता है तब ये जितने भी पुरातन व्यवस्थित थे, जो पहले से ही यानी राजतंत्र शासन को चलाते आ रहे थे, निरंकुश, केवल जो जिनके पास जिसमें केवल राजा के पास क्या होता था, अधिकार होता था, वो तो भाई चुप नहीं बैठेंगे। वो सोचेंगे भाई हमारे लिए तो पुरातन व्यवस्था ही सही था, जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें राजा ही सब कुछ था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन, तो 1815 में वियना सम्मेलन होगा। 1815 में वियना सम्मेलन होगा। ठीक है, इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि सब लोग क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर यह निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, पुरातन व्यवस्था को ही लागू करेंगे। यानी पूरे यूरोप में क्या किया जाए, पुरातन व्यवस्था को ही लागू किया जाए। और मेटरनिक यानी ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार मेटरनिक के नेतृत्व में यह क्या होगा, यह सम्मेलन होगा। और यहाँ पे यह निर्णय लिया जाएगा कि पुरातन व्यवस्था के तहत ही हम लोग क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। और इस तरह से फ्रांस की गद्दी किसको सौंप दी जाएगी 1815 के बाद। अब फ्रांस की गद्दी जो है ये बुर्बो वंश के शासक लुई 18वें को सौंप दी जाएगी। लुई 18वें को सौंप दी जाएगी। ठीक है, एकदम सीरियल से पढ़िए, केवल क्वेश्चन से नहीं छपना है। आप लोग बहुत सारे कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो जाइएगा क्वेश्चन से छपा दिया जाता है, उससे कुछ फायदा होने नहीं है। अब मान लीजिए कि इसको आप डीप में पढ़ लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना है आपको, अगर मान लीजिए मैट्रिक कहीं पास करके नहीं रहना है, कंपटीशन एग्जाम देना है, तो कंपटीशन एग्जाम देना है तो उसके लिए आप जब तक डीप में नहीं पढ़ रहिएगा तो आपसे क्वेश्चन टच नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए 1815 में वियना सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया यानी जितने भी क्या थे आपके पुरातन व्यवस्था के समर्थक थे, सभी लोग इकट्ठा हुए और उसमें यह निर्णय लिया गया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, पुरातन व्यवस्था के तहत ही शासन करेंगे। और उसमें क्या किया गया, संपूर्ण इटली को, जर्मनी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया।
ठीक है। इस समय क्या किया गया, संपूर्ण इटली और जर्मनी को, फ्रांस जितने भी क्षेत्र थे सबको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। इस युग को ही मेटरनिक युग कहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मेटरनिक का नाम है, या तो मेटरनिक से संबंधित क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया होगा, देखिएगा बुक में कि मेटरनिक युग क्या है, शायद क्वेश्चन दिया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर भी दे सकते हैं यहाँ पर कि मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इटली को क्या कर दिया, अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया। इस युग को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग। बस समझ आ रहा है। मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसे क्या कर दिया, अनेक भागों में बांट दिया। चलिए लिख दे रहा है, नोट कर लीजिएगा, फायदा करेगा आपके लिए। वियना सम्मेलन याद रखिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत यानी पुरातन व्यवस्था क्या कर दिया गया, थोपा गया था। पुरातन व्यवस्था मतलब वही निरंकुश राजतंत्रवादी व्यवस्था। तो कह रहे एक मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक युग के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, मेटरनिक युग यानी इटली पर अपना प्रभाव साबित करने के लिए, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने इटली को अनेक भागों में बांट दिया, अनेक भागों में बांट दिया। इस युग को मेटरनिक युग कहते हैं। कोई दिक्कत, अलग अलग तरीके से आप परिभाषा दे सकते हैं जो मन करे, ये सिंपल है। ये बोल सकते हैं कि मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, इटली या संपूर्ण यूरोप पर, ठीक है, जर्मनी पर, यानी मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इटली क्या कर दिया, अनेक भागों में बांट दिया। इस युग को ही क्या कहेंगे, मेटरनिक युग कहते हैं। कोई दिक्कत, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है ना। क्या बोलना है कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने इटली को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया, मैंने बांट कर शासन कर रहा था सब, ठीक है, अंग्रेजी की नीति। फूट डालो और राज करो। क्या बोलना है कि मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इटली को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया। इस युग को क्या कहेंगे, मेटरनिक युग कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि काफी समय हो गया है और थोड़ा सा हरासमेंट भी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे, अगले दिन, इसके बाद मेटरनिक युग के बाद से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं पूरे दावा के साथ बोल रहा हूँ कि आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन आंसर भी हम करा देंगे आपका। हम लोग पढ़ते चलेंगे, जो बीच में जहाँ पे दिखाई दे कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है या क्वेश्चन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत होकर SST में पढ़िए और मेरा दावा है कि 90 से प्लस आपका नंबर आएगा। अगर ध्यान से पूरा क्लास सुन लिए, पूरा क्लास पढ़ लिए, तो इसमें कोई रुकने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक्स, जय हिंद।